हमारी कहानी शुरू होती है सियोंगी हून से, जो एक बेचारा कर्ज में डूबा हुआ आदमी है। आज उसके बेटे का जन्मदिन है, पर उसकी जेब खाली है। उसकी माँ खुद बहुत मुश्किलों में होते हुए भी उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपने बेटे को डिनर पर ले जा सके। और पैसों की चाहत में गी-हुन एक बहुत ही गलत फैसला लेता है। वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और फिर उसका पूरा अकाउंट खाली कर देता है। ये सारे पैसे वो घोड़ों की रेस पर लगाता है और कमाल की बात यह है कि वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। लेकिन गी हुन पर बहुत बड़ा कर्ज है उन कर्जदारों का जिनसे उसने पैसे लिए हैं। वो लोग गी हुन को अगवा कर लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। जब वो अपने जीते हुए पैसे देखता है तो वो गायब होते हैं। उसे याद आता है कि भागते समय वो एक लड़की से टकराया था और उसे समझ आता है कि शायद उसी ने उसकी जेब काटी थी। उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 1 महीने का टाइम मिलता है और गी हुन पूरी तरह टूट चुका होता है। वो कुछ जल्दी पैसे कमाने की कोशिश करता है, अपने बेटे को खाना खिलाता है और फिर जल्दी से ट्रेन स्टेशन पहुंचता है। उसकी ट्रेन छूट जाती है। जब वो बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है तो एक अनजान आदमी उसके पास आता है। गी हुन उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानता। वो आदमी गिहुन को एक गेम खेलने का ऑफर देता है। मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो गिहुन को 100,000 वॉन देने का ऑफर देता है अगर वो जीत जाता है। पैसों की इतनी जरूरत थी कि गिहुन मान जाता है। वो गेम खेलता है, उसे कई थप्पड़ पड़ते हैं लेकिन वो जीत जाता है। वो अनजान आदमी उसे पैसे और एक कार्ड देता है और कहता है अगर तुम्हें और पैसे कमाने हैं तो इस नंबर पर कॉल करना। घर लौटकर गिहुन की माँ उसे एक बुरी खबर देती है। उसकी बेटी अगले साल अपने सौतेले बाप के साथ अमेरिका जा रही है। यही पता चलता है कि गी-हुन का तलाक हो चुका है। वो बहुत दुखी होता है, अपनी बेटी को खुद से इतना दूर नहीं जाने देना चाहता। उसे एहसास होता है कि अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए, इसलिए वो उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। गी-हुन को एक कार में उठाया जाता है जिसमें कुछ और लोग भी होते हैं। उन सबको बेहोश कर दिया जाता है और जब वो जागते हैं तो खुद को एक बहुत बड़ी जगह पर पाते हैं जहां 455 और लोग भी होते हैं। वो सब एक जैसी हरी ड्रेस में होते हैं, जैसे किसी अजीब गेम के प्लेयर हों। एक आदमी फ्रंटमैन सब कुछ देख रहा होता है। उन सब में एक बात कॉमन होती है, सब पर बहुत बड़ा कर्ज होता है। गी-हुन की मुलाकात प्लेयर 001 से होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और जिसे ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। गी-हुन को साय ब्योक भी मिलती है, वही लड़की जिसने उसकी जेब काटी थी, और उसका बचपन का दोस्त सांग-वू, जिसे देखकर वो हैरान होता है क्योंकि सांग-वू को बिजनेस के लिए विदेश में होना चाहिए था। जल्दी ही गुलाबी यूनिफॉर्म में मुंह ढके हुए गार्ड्स आते हैं। वो ऐलान करते हैं कि प्लेयर्स को 6 गेम खेलने होंगे, जीतने वाले को बहुत बड़ी रकम मिलेगी। सारे प्लेयर्स एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं जिसमें 3 रूल होते हैं। 1, कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम नहीं छोड़ सकता। 2, कोई भी प्लेयर जो खेलने में ठीक नहीं होगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। 3, अगर ज्यादातर प्लेयर्स गेम नहीं खेलना चाहते तो वो जा सकते हैं। एलिमिनेट शब्द का एक खौफनाक मतलब जल्द ही सामने आने वाला था। पहले गेम के लिए उन्हें एक बड़े खेल के मैदान में ले जाया जाता है जहां एक बहुत बड़ी गुड़िया होती है। गेम आसान है, रेड लाइट ग्रीन लाइट। जब गुड़िया गाती है तो उन्हें आगे बढ़ना होता है, जब वो गाना बंद करती है तो उन्हें रुक जाना होता है। जो भी चुपचाप खड़े रहने के दौरान हिलेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पहले तो ये मजाक लगता है, लेकिन फिर एक लड़का हिलता है और उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। एलिमिनेट का मतलब है मार देना। डर फैल जाता है, प्लेयर्स डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे रूल तोड़ने के चक्कर में और मौतें होती हैं। कुल 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 ही बचते हैं। बचे हुए प्लेयर्स बहुत डरे हुए होते हैं, कोई भी आगे खेलना नहीं चाहता। उन्हें रूल 3 याद आता है। फ्रंटमैन वोटिंग शुरू करता है, लेकिन उससे पहले वो इनाम की रकम दिखाता है, एक चौंका देने वाला 45.6 बिलियन वॉन। वो ये भी कहता है कि अगर वो गेम छोड़ देते हैं तो ये पैसे मरे हुए प्लेयर्स के परिवारों को दे दिए जाएंगे। पैसों के लालच के बावजूद ज्यादातर लोग गेम रोकने के लिए वोट करते हैं। उन सबको उनके घर वापस भेज दिया जाता है। अगले दिन गी-हुन अभी भी सदमे में पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती। उन्हें लगता है कि वो पागल हो गया है। वो उन्हें कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस पर लिखा नंबर अब गलत है। गी-हुन घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ वहां नहीं है। उसे जल्दी ही पता चलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। उसकी शुगर इतनी बढ़ गई है कि उसके पैर को काटना पड़ेगा, एक बहुत महंगा ऑपरेशन जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपनी माँ का इंश्योरेंस का पैसा भी खत्म कर दिया था। बेबस होकर
हुन अपनी एक्स वाइफ से पैसे मांगता है, लेकिन उसका नया पति उसे अपने परिवार से दूर रहने को कहता है। इसी बीच सांग वू गे हुन का क्लासमेट चुपके से अपनी माँ से मिलता है। गी हुन वहां पहुंचता है और सांग वू बहुत परेशान होकर बताता है कि उस पर 6 बिलियन का कर्ज है, उसने क्लाइंट्स के पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे और सब डूब गए। साए ब्योक, वही पॉकेटमार लड़की, एक एजेंट से मिलती है। उसे अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से साउथ लाने के लिए पैसे चाहिए। उसका एक छोटा भाई है और उसने माँ को लाने का वादा किया है। एक पुलिस अफसर अपने लापता भाई की जांच कर रहा होता है, जिसे अपने भाई के खाली घर में एक गेम कार्ड मिलता है। उसने ऐसा ही कार्ड गी हुन के पास पुलिस स्टेशन में देखा था। ऑफिसर गी हुन से इस बारे में पूछता है, लेकिन गी हुन जवाब देने से बचता है। जब गी हुन को बाद में वही कार्ड फिर मिलता है तो वो एक फैसला लेता है। गी हुन गेम में वापस जाने का फैसला करता है। जो भी प्लेयर्स वापस जाने को चुनते हैं उन्हें पिकअप करके एक जहाज के पास ले जाया जाता है। ऑफिसर गाड़ियों का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है। वो एक गार्ड को काबू करता है और उसे पानी में फेंक देता है। उसकी यूनिफॉर्म पहन लेता है। प्लेयर्स को फिर एक दूर के आइलैंड पर बनी एक जगह पर ले जाया जाता है। अगले गेम के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। वो टीमें बनाना शुरू करते हैं। साए ब्योक और उसकी सहेली रात में चुपके से वॉशरूम में जाती हैं। साए ब्योक गार्ड्स की नजर से बचकर उस जगह को एक्सप्लोर करती है। वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे हैं। वो पकड़े जाने से पहले वापस आ जाती है, अपनी सहेली को सब बताती है जो उसने देखा। सांगू ये सब सुन लेता है और साए ब्योक से पूछता है कि उसने क्या देखा। वो उसे बड़े बर्तनों के बारे में बताती है। अगले दिन प्लेयर्स को एक बड़े खेल के मैदान में ले जाया जाता है, जहां 4 शेप्स दिखाए जाते हैं, एक गोला, त्रिकोण, तारा और छाता। प्लेयर्स को एक शेप चुनना होता है। सांग वू गेम को समझ चुका होता है। गी हुन को एक आसान शेप चुनने और एक दूसरे से अलग शेप्स चुनने को कहता है। उन्हें एक छोटी टिन दी जाती है जिसमें चुना हुआ शेप बना होता है। गेम शेप को बिना किसी डैमेज के सावधानी से बाहर निकालना। शेप को डैमेज करने का मतलब एलिमिनेशन। सांग वो आसानी से अपना शेप निकाल लेता है। गे हुन संघर्ष करता है और घबरा जाता है, लेकिन आखिर में वो भी जीत जाता है। वापस अपने कमरों में 187 प्लेयर्स में से सिर्फ 108 ही बचे होते हैं। खाने के दौरान जांग एक प्लेयर एक दूसरे लड़के से खाने के लिए लड़ता है और उसे वही मार देता है। यही पता चलता है कि प्लेयर्स में से एक डॉक्टर कुछ गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स को चाइनीज खरीदारों को बेच रहा है, फ्रंटमैन से छुपाकर। यही वजह है कि लाशें गायब हो जाती हैं। उनके पास कंट्रोल रूम में भी एक आदमी होता है जो फुटेज डिलीट करता है ताकि कुछ पता न चले। डॉक्टर को अगले गेम्स के बारे में पहले से बताया जाता है ताकि वो बच सके। एक गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज उन्होंने प्लेयर्स को कम खाना दिया है ताकि वो आपस में लड़ें और कमजोर प्लेयर्स बाहर हो जाएं। वो उसे अगले गेम के बारे में भी बताता है। लाइट्स बंद होने से 30 मिनट पहले सांग वू अपनी टीम को शांत रहने को कहता है, क्योंकि वो गड़बड़ होने की उम्मीद कर रहा होता है। डॉक्टर प्लेयर जांग की टीम में शामिल हो जाता है और जांग को अगले गेम के बारे में बताता है। जब लाइट्स बंद होती हैं तो जांग की टीम सबको मारना शुरू कर देती है। जांग साए ब्योक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गी हुन उसे बचा लेता है। गार्ड्स आते हैं और लड़ाई रोकते हैं। अब सिर्फ 80 लोग बचे हैं। तीसरे गेम के लिए प्लेयर्स को 10-10 की टीम बनाने को कहा जाता है। जांग अगले गेम को जानता है, इसीलिए वो सिर्फ मर्दों की टीम बनाता है। साए ब्योक की सहेली को नहीं लेता। साए ब्योक की सहेली गी उनकी टीम में शामिल हो जाती है, जिसे एक और प्लेयर की जरूरत होती है। गेम रस्साकशी टग ऑफ वॉर थी। जांग की टीम आसानी से जीत जाती है। फिर सांगू की टीम की बारी आती है। प्लेयर 001 बूढ़ा आदमी उन्हें जीतने के लिए टिप्स देता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कई रस्साकशी खेली हैं। उसकी गाइडेंस से वो किसी तरह गेम जीत जाते हैं। बाद में जब लाइट्स बंद होने वाली होती हैं, सांगवू अपनी टीम को एक और हमले के लिए तैयार रहने और बारी बारी से पहरा देने को कहता है। इसी बीच गार्ड्स 28 और 29 ऑर्गन्स ले जा रहे होते हैं। वो एक लाश के बारे में बात करते हैं जिसकी एक किडनी नहीं थी, उसे जॉम्बी कहते हैं। गार्ड 28 बताता है कि एक बार वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये जगह उड़ जाएगी। ऑफिसर और जानकारी निकालने की कोशिश करता है। गार्ड 28 को शक होता है और वो ऑफिसर को अपना मुंह दिखाने को कहता है। ऑफिसर अपना मुंह दिखाता है। गार्ड 28 पर बंदूक तान देता है और पूछता है कि एक किडनी वाला इंसान कौन है। गार्ड 28 कहता है कि वो एक लड़की थी और सारी जानकारी लीडर के कमरे में है। ऑफिसर गार्ड 28 को मार देता है। कहीं और डॉक्टर एक गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार
गार्ड्स को भी अगले गेम के बारे में नहीं पता होता। डॉक्टर गुस्से में आ जाता है। वो एक गार्ड पर हमला करके उसे मार देता है और भाग जाता है। एक और गार्ड उसका पीछा करता है और खेल के मैदान तक पहुंच जाता है। गार्ड डॉक्टर को घेर कर खत्म करने ही वाला होता है कि फ्रंटमैन वहां आता है, उसे मार देता है और फिर डॉक्टर को भी मार देता है। फिर वो गार्ड 28 की लाश भी ढूंढ लेता है और समझ जाता है कि सुविधा केंद्र में कोई घुसपैठिया है। अफसर लीडर के कमरे में पहुंचता है जहां उसे सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड मिलते हैं जिसमें पिछले विजेताओं के नाम भी होते हैं। वो अपने भाई का नाम विजेताओं की लिस्ट में पाता है। चौथे गेम के लिए प्लेयर्स को अपना पार्टनर चुनने को कहा जाता है। साये ब्योक की सहेली को पार्टनर ढूंढने में दिक्कत होती है। हर जोड़ी को 10 कंचे दिए जाते हैं। गेम, अपने पार्टनर से सारे कंचे बिना जबरदस्ती के जीतने हैं। हारने का मतलब एलिमिनेशन। सांग, वू और गी, हून का दोस्त, इवन और ऑड खेलते हैं। सामने वाले के हाथ में कंचों की संख्या पर शर्त लगाते हैं। गी, हून का दोस्त सांग वू के ज्यादातर कंचे जीत जाता है। आखिरी राउंड में सांग वू के पास सिर्फ एक कंचा बचता है। ये जानते हुए कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, सांग वू गी हून के दोस्त को बहकाता है, उसे यकीन दिलाता है कि अगर उनमें से कोई हारा तो उनका मैच दोबारा होगा। सांग वू फिर बेईमानी करता है, कंचे बदल देता है और गी हून के दोस्त को नकली कंचे दे देता है। वो असली कंचे एक गार्ड को देता है और वहां से चला जाता है। गी हून का दोस्त जब कंचे देखता है तो वहां सिर्फ पत्थर होते हैं। प्लेयर 001 बूढ़े आदमी की हालत बिगड़ जाती है। वो इधर उधर भागता है। गी हून उसे खेलने के लिए मनाता है और वो भी इवन और ऑड खेलते हैं। बूढ़े आदमी गी हून के सारे कंचे जीत जाता है, लेकिन आखिरी राउंड में बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चुना था। गी हून उसे धोखा देकर उसके कंचे ले लेता है, लेकिन बूढ़ा आदमी चालाक था, उसने एक कंचा छुपा रखा था। वो फिर से भटकने लगता है। गी हून फिर से उससे एक और गेम खेलने की गुजारिश करता है। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं जानता हूं कि तुमने बेईमानी करके मेरे सारे कंचे ले लिए हैं। वो कहता है कि वो सब कुछ जानता था लेकिन बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। ये सुनकर गी हून को उस पर दया आती है और वो उसे सारे कंचे वापस दे देता है। साये, ब्योक और उसकी सहेली भी गेम खेल रही होती हैं। उनका गेम है जो भी दीवार के पास कंचे फेंकेगा वो जीतेगा। पहले साये ब्योक अपने कंचे फेंकती है। जब साये ब्योक की सहेली की बारी आती है तो वो अपने सारे कंचे दूर फेंक देती है, जानबूझकर हार जाती है। वो साये ब्योक से कहती है, नहीं साये ब्योक, मैं अकेली हूं, मेरे पीछे कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ बुरा हुआ तो वो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साये ब्योक की सहेली को एलिमिनेट कर दिया जाता है। उनकी लाशें वहां से हटा दी जाती हैं। वापस कमरों में जांग देखता है कि साये ब्योक की सहेली अभी भी जिंदा है और शांति से बैठी है, जिससे पता चलता है कि जांग के साथ उसके पुराने संबंध थे और उनके झगड़े की कोई वजह थी। बाद में फ्रंटमैन को एक लाश के पास ऑफिसर का आईडी कार्ड मिलता है। उसे बताया जाता है कि वीआईपीज आ गए हैं और वो उन्हें लेने जाता है। वीआईपीज को खास कमरों में ले जाया जाता है। फ्रंटमैन एक और आदमी को वीआईपीज के आने के बारे में बताता है जो असली मास्टरमाइंड था, जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। अगले दिन प्लेयर्स को 5वें गेम के लिए लाया जाता है। वहां 1 से 16 तक नंबर होते हैं। प्लेयर्स एक नंबर चुनते हैं जिससे उनकी बारी तय होती है। गे हून उलझन में होता है कि कौन सा नंबर चुने। अगर वो पहला ऑप्शन चुनता है तो वो फंस जाएगा क्योंकि वो गेम से अनजान है और उसे पहले जाना पड़ेगा। अगर वो आखिरी नंबर चुनता है तो हो सकता है कि उसकी बारी ही ना आए टाइम की कमी के कारण। तभी एक आदमी आता है और गे हून से कहता है कि उसे फर्स्ट नंबर चाहिए क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी पहले नंबर पर नहीं रहा। उन्हें एक गेमिंग रूम में ले जाया जाता है। एक शीशे का पुल नियम, दिए गए समय में पुल को पार करना है। पुल के बीच में 2 तरह के शीशे होते हैं। एक आम शीशा था जो टूट जाएगा अगर उस पर कदम रखा जाए, जिससे वो नीचे गिर जाएंगे। दूसरा टेम्पर्ड ग्लास था जिस पर चलना सेफ था। गेम शुरू होता है। प्लेयर्स एक एक करके एलिमिनेट होते जाते हैं। जांग सबसे आगे रुक जाता है। उसकी सहेली, वही जो उसे तंग करती थी, आगे आती है और कहती है, मैंने तुम्हें बताया था जब तुमने मुझे धोखा दिया था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वो जांग को पकड़ती है और कूद जाती है, जिससे वो दोनों मर जाते हैं। एक आदमी जो शीशे की कंपनी में काम करता था सही टेम्पर्ड ग्लास को पहचान लेता है। फ्रंटमैन ये देखकर लाइट्स बंद कर देता है ताकि प्लेयर्स शीशे को पहचान न सके। आखिरी पलों में सांग वू उस ग्लास एक्सपर्ट को धक्का दे देता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है।
सांग वू, गी हुन और साए ब्योक पुल पार कर लेते हैं, लेकिन टूटते शीशे की वजह से उन्हें चोट लगती है, खासकर साए ब्योक को बहुत ज्यादा। इस बीच ऑफिसर एक नौकर की जगह ले लेता है। उसे खत्म करने के बाद एक विप को ऑफिसर पर शक होता है। वो उसे मास्क हटाने को कहता है। ऑफिसर मान जाता है, कहता है कि वो अंदर जाकर मास्क हटाएगा। अंदर जाते ही ऑफिसर विप को बेहोश कर देता है। फ्रंटमैन को पता चल जाता है कि क्या हुआ है और वो ऑफिसर का पीछा एक सुनसान आइलैंड तक करता है। ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट जाती है। वो अपने इकट्ठा किए हुए सबूत भेजने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं होता। फ्रंटमैन उससे सामना करता है, उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन ऑफिसर फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। जब फ्रंटमैन अपना मास्क हटाता है तो ऑफिसर डर जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन उसे गोली मार देता है और वो पानी में गिर जाता है। साए ब्योक शीशे की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी होती है। उसे खून बह रहा होता है। फिर बचे हुए लोगों को डिनर दिया जाता है। उनके पास एक चाकू भी रखा होता है। इसका मतलब है कि रात में उनमें से कोई किसी को मारेगा। गी खून देखता है कि साए ब्योक की हालत बहुत बिगड़ रही है। वो साए ब्योक को यकीन दिलाता है, चिंता मत करो, हम साथ हैं और सांगवू को हरा देंगे। फिर हम पैसे बांट लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। साए ब्योक उसे अपने छोटे भाई के बारे में बताती है, जिसे उसने अनाथालय में छोड़ा था, और गी खून से वादा लेती है कि अगर उनमें से कोई एक जीता तो उसे दोनों परिवारों का ख्याल रखना होगा। साए ब्योक की हालत बहुत खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी। गी खून मदद मांगने जाता है, लेकिन जब वो लौटता है तो सांग वू ने साए ब्योक को खत्म कर दिया होता है। अगले दिन गी, खून और सांग वू आखिरी गेम के लिए आते हैं, स्क्विड गेम। गेम का नियम आसान था, मरने के लिए मरना। एक खूनी लड़ाई शुरू होती है। अंत में सांग वू की हालत बहुत बिगड़ जाती है। गेहून भावनाओं में बहकर इस गेम को रोकना चाहता है। गेहून सांग वू को अपने साथ चलने को कहता है। सांग वू एक आखिरी बलिदान के तौर पर खुद को मार लेता है और इस तरह गी हून अकेला विजेता बनता है। फ्रंटमैन गी हून से कहता है कि उसने अच्छा खेला, लेकिन उसके रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। गी हून को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। उसके एटीएम कार्ड में अब सारे जीते हुए पैसे आ चुके होते हैं। वो घर पहुंचता है, लेकिन उसकी माँ उसके आने से पहले ही मर चुकी होती है। 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। गी हून की हालत बहुत खराब होती है और वो ड्रग्स लेता है। उसने अभी तक पैसों को छुआ भी नहीं है। एक फूल बेचने वाली औरत गी हून के पास आती है और उसे वही गेम कार्ड देती है। उस पर एक पता लिखा होता है। गी हून उस पते पर जाता है। वहां उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। प्लेयर 001, वो बूढ़ा आदमी, अभी भी जिंदा है। बूढ़ा आदमी गिहून को बताता है कि वो अब मर रहा है और उसने ये गेम्स अपने क्लाइंट्स के साथ सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाए थे, ताकि लोगों को मरते हुए देख सके। वो फिर दोहराता है कि किसी को जबरदस्ती नहीं किया गया था और देखने से ज्यादा खेलना मजेदार था। फिर वो कहता है, जो पैसा तुम्हारे पास है वो मेरा है। ये कहकर बूढ़ा आदमी मर जाता है। इस खुलासे के बाद गिहुन साए ब्योक के बड़े भाई को ढूंढता है और उसे सांगवू की मां के पास छोड़ देता है। उसे इस बच्चे का ख्याल रखने को कहता है और उसे पैसों से भरा एक बड़ा बैग भी देता है। गे हून स्टेशन जाता है और उसे वही अनजान आदमी मिलता है जिससे वो कहानी की शुरुआत में मिला था। गे हून उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी भाग जाता है। फिर गेहून उस कार्ड के नंबर पर कॉल करता है। गुस्से में पूछता है कि वो कौन है और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप दूसरे लोगों की जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं। उसे जवाब मिलता है, गेहून, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो प्लेन में बैठ जाओ।